हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी यानी कॉलीफ्लावर फार्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप अर्ली फार्मिंग करना चाहते हैं फूल गोभी की या फिर लेट फार्मिंग करना चाहते हैं यानी अंगेती फसल या फिर पछेती फसल करना चाहते हैं तो यह वीडियो उन युवा किसानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो प्रारंभिक स्टेज में है, या फिर उन किसानों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी फूल गोभी की खेती कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे या फिर आपको नॉलेज हो जाएगा कि फूल गोभी की खेती किस प्रकार की जाती है या फिर करना चाहिए, कितने प्रकार के कीट आते हैं। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पर आपको नॉलेज जो मिलने वाला है कूट कूट कर इस वीडियो पर नॉलेज भरा हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि फूल गोभी की एक्चुअली में खेती किस प्रकार की जाती है। तो इस वीडियो पर न केवल हम ए टू जेड जानकारी देने की कोशिश करेंगे बल्कि बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में, लगने वाले कीट और निवारण यानी कितने प्रकार के कीट आते हैं, कब आते हैं, कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक खाद का शेड्यूल्स, इसके अलावा फंगस अटैक और नियंत्रण, अनुकूल टेम्परेचर और जलवायु, इसके अलावा बात करेंगे खेत तैयार, प्लांट जो डिस्टेंस होता है, इसके अलावा लगभग सभी जो आवश्यक टॉपिक होते हैं तो उन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, इस वीडियो को आप लाइक के साथ साथ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं तो कहता हूं आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पर जो नॉलेज बताया जा रहा है उस नॉलेज को आप जरूर सुने, ध्यानपूर्वक सुने। और इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। देखिए फूल गोभी की एक ऐसी कॉलीफ्लावर जो फार्मिंग है, एक ऐसी फसल है जो ठंडी और आर्द्र जलवायु काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। यानी ठंडे जलवायु में इसकी जो फार्मिंग है काफ़ी उपयुक्त है और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन इसका अनुकूल जो समय है, बरसात में यदि आप करना चाहते हैं तो मई जून पर आप जून जुलाई पर खेती कर सकते हैं। यानी मई के महीने पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जून पर तैयार कर सकते हैं और आप जून और जुलाई पर बरसात के लिए खेती कर सकते हैं। ठंडी और गर्मियों के लिए आप अक्टूबर और नवंबर दिसंबर महीने पर काफ़ी बेस्ट है, सफलतापूर्वक आप फार्मिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नर्सरी। तो देखिए किसान भाइयों, 22 से 25 दिनों पर नर्सरी तैयार हो जाती है। मैक्सिमम 30 दिन से कम ही लगते हैं, यानी 25 से 30 दिनों पर हमारी जो नर्सरी है, पौधे हैं, तैयार हो जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अधिकतम 25 दिनों पर हमारी नर्सरी प्लांटेशन तैयार हो जाते हैं पौधरोपण के लिए। लेकिन कृपया ध्यान से सुनिए, अंगेती यदि आप खेती करना चाहते हैं तो अप्रैल, मई और जून महीने पर आप अंगेती खेती कर सकते हैं। यदि आप अर्ली फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम यानी अप्रैल, मई और जून के महीने पर आप आसानी से काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और लेट फार्मिंग के लिए यानी पछेती खेती के लिए आप अगस्त और सितंबर पर आप रोपाई या फिर आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं नर्सरी तैयार। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद यह वीडियो बनाई जा रही है। लॉकडाउन्स के कारण अनुपलब्ध कंटेंट की वजह के कारण आपको जो इस वीडियो पर फोटोग्राफिकल ही वीडियो देखने के लिए मिल पाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शूटिंग नहीं हो पाई है। तो इस कारण आपको जो वीडियो है केवल फोटोग्राफिकल ही वीडियो आपको मिल पाएगी। तो उसके लिए आई रियली सॉरी। तो आपको आशा करते हैं इस वीडियो पर जो नॉलेज देना हम चाह रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँच पाएगा। तो बात करते हैं नर्सरी तैयार। देखिए नर्सरी आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो प्रो ट्रे आती है, डिस्पोजल आती है, मग आते हैं, उससे तैयार कर सकते हैं। एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मिट्टी पर सिंपल तरीके से क्यारियाँ बनाकर ऊपर पन्नी का जो तिरपाल होता है उसको खींचकर आप उससे भी प्लास्टिक ट्रे भी आती है, उससे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि आप प्रो ट्रे से तैयार कर रहे हैं पौधे या डिस्पोजल से भी आप तैयार कर सकते हैं तो उसके लिए क्या आती है, कोकोपेट खाद आती है। तो एक एक बीजों को बुआई करके एक एक मतलब गड्ढे पर आप बुआई कर दीजिए कोकोपेट खाद से और सिंचाई कर दीजिए। तो कोकोपेट खाद से भी आप, डिस्पोजल से भी आप, मग आते हैं प्लास्टिक के, उनसे भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी के जो ऊपर साइड होता है टॉप, तो वहाँ पर
मीडियम धूप पड़नी चाहिए, यानी आप पॉलीथीन खींच दीजिए, मंडप बना दीजिए, या फिर आप मिट्टी की क्यारी बनाकर, यदि आप मिट्टी की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो मिट्टी की क्यारी बनाकर आप 1 फीट ऊंचाई मेड़ बनाइए और उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी से कवर कर दीजिए, यानी धूप कम पड़े। आमतौर पर नर्सरी हल्की नमी हो, यानी आमतौर पर जो हल्की नर्सरी होती है जड़ों के पास नमी बनी रहनी चाहिए। यदि आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं नर्सरी तैयार तो 15 बाई 15 फीट की नर्सरी मतलब तैयार करने के लिए आप 2 क्विंटल कम से कम गोबर की खाद लीजिए और 5 किलोग्राम ASSP सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए और 5 किलोग्राम DAP से आप अच्छे तरीके से आप की जो नर्सरी है वहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और बुआई कर दीजिए और सिंचाई कम मात्रा पर हल्की सिंचाई कर दीजिए ताकि अच्छे तरीके से अंकुरण हो पाए। तो मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि नर्सरी में कोई समस्या आती है, फंगस आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मतलब मैंको जेब फंगिसाइड को मतलब स्प्रे जरूर करते रहें। और यदि बात आती है बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट की, तो बीज उपचार करने से क्या होता है, डंपिंग ऑफ नहीं होते हैं और 100% अंकुरण होते हैं। आगे चल के बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में, लेकिन बात कर रहे हैं बीज उपचार। तो धनुका एग्रीटेक का बीटा वैक्स पावर आता है, उससे आप बीजों को उपचार जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी और टेम्परेचर। रेतीली मिट्टी में अधिक पानी की और अधिक खाद की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ की आप काली मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी दोमट माटी आर पार सफलतापूर्वक गोभी यानी फूल गोभी की उन्नत खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और मिट्टी यानी मृदा का pH 5.5 से 7.5 तक बढ़िया रहता है। अगर जलवायु टेम्परेचर की बात की जाए तो आपको पता है कि ठंडी जलवायु में काफ़ी सफलतापूर्वक फूल गोभी की खेती आप कर सकते हैं। और यदि अगर एग्जैक्ट देखा जाए टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में काफ़ी सफलतापूर्वक उन्नत तरीके से आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं खेत तैयार। खेत तैयार करते समय आप अंतिम जुताई पर 1 से 2 ट्राली गोबर की पकी हुई खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद को आप अंतिम जुताई पर खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। या फिर यदि आपके पास जैविक कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद, मुर्गी की खाद नहीं है, तो आप क्या कीजिए, रासायनिक तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑर्गेनिक तरीके से भी आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखकर आप रासायनिक दोनों तरीके से खेती, आपका जैसा बजट हो, आप जिस प्रकार, मैं तो चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक पर भी जाएं। किसान भाइयों, खेत तैयार करने के लिए रासायनिक विधि 2 से 3 बोरी ASSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट को लगभग 150 किलोग्राम आप पूरे खेत में बिखेर कर सिंगल सुपर फास्फेट, जिसका 3 बोरी का प्राइस लगभग 900 से 1000 रुपये में 3 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट आ जाती हैं। तो खेत में बिखेर कर भी आप खेत को अंतिम जुताई पर खेत को रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। इसके बात आती है, हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बोल रहे थे अंगेती फसल के लिए आप थोड़ा रूटीन बताइए। तो सिंचाई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मतलब सर्दियों में कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, 7-7 8-8 दिन के अंतराल पर भी आप सिंचाई करेंगे तो आसानी से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन गर्मियों पर आप 3 से लगभग 3-3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मात्रा में कह सकता हूँ कि उपयुक्त मात्रा में सिंचाई की साधन संसाधन होने चाहिए, तब आप फूल गोभी की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अनिवार्य, सबसे आवश्यक टॉपिक की, यानी उन्नत किस्मों के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कोई भी इम्प्रूव वैरायटी जो भी उठाई उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो हम लोग के एरिया में, जो आपके एरिया में काफ़ी सफलतापूर्वक, काफ़ी अच्छे से ग्रोइंग उपज उत्पादन दे पाएंगी, उन्हीं वैरायटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अंगेती फसल हो या फिर पछेती फसल हो, अर्ली फार्मिंग हो, लेट फार्मिंग हो, या फिर सर्दियों पर, बरसात पर, यदि आप इन वैरायटी को लगाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। सिजेंटा कंपनी के कॉलीफ्लावर हाइब्रिड CFL आती है 6099, ये भी काफ़ी F1 हाइब्रिड है। इसका जो कलर है वाइट एकदम, जो पूरी वैरायटी बता रहा हूँ पूरी वाइट है, मतलब वाइट इनके फूल हैं। तो जो सिजेंटा कंपनी की कॉलीफ्लावर हाइब्रिड CFL 6099, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और यह जो नर्सरी तैयार होने के बाद ये जो वैरायटी है 70 दिनों पर तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इसका जो 10 ग्राम का प्राइस है 380 से 400 रुपये में आपको लगभग 10 ग्राम का पैक पड़ता है। इसके अलावा यदि बात की जाए
मतलब फुल साइज़ की, तो मीडियम फुल साइज़ आता है जो मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा यूएस का एग्रीसीड्स SW 1104 ये भी बढ़िया है। इसका भी जो फूल का साइज़ है मीडियम फूल का साइज़ आता है, 2 किलोग्राम से लेके 4 किलोग्राम के बीच रहता है। और यह जो यूएस की SW 1104 ये लगभग 65 दिनों में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इसका भी जो 10 ग्राम का पैक है लगभग 400 रुपये के आसपास उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप थोड़ा पछेती खेती करना चाहते हैं तो सकाटा कंपनी की वाइट एक्सल आती है जिसका 10 ग्राम का पैक लगभग 320 रुपये के समथिंग पड़ता है। और इसका फूल का साइज 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम का होता है। इसके अलावा बात करते हैं सेमिनीज की हाइब्रिड एक आती कॉलीफ्लावर जिसका जो फूल का साइज होता है मिल्की वाइट होता है। इसका जो प्राइस है 10 ग्राम का जो प्राइस है 300 रुपये के समथिंग पड़ता है। और 60 से 70 दिनों पर यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसका फूल का साइज लगभग 1 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम तक का हो जाता है। लेकिन जो सेमिनीज की हाइब्रिड कॉलीफ्लावर आती है यानी गिरिजा, ये 10 ग्राम का मैंने आपको बता दिया कि 300 रुपये में उपलब्ध है। और इसका जो फूल का साइज है ये भी बढ़िया है। तो मैंने 4 वेराइटी के बारे में बताया है। 4 वेराइटी में आप चारों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं और आप अंगेती फार्मिंग करने के लिए आसानी से इन वेराइटी का चयन कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ काफ़ी इम्प्रूव वेराइटी हैं, इनका हम लोग करते आ रहे हैं फार्मिंग और काफ़ी अच्छा उपज उत्पादन। और इनके जो फूल का साइज़ है काफ़ी वाइड रहता है जो मार्केटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आगे चल के बात करेंगे कि प्लांट से प्लांट डिस्टेंस कर देंगे तो फूल का जो साइज़ है बड़ा हो जाता है और यदि डिस्टेंस कम कर देते हैं तो फूल का साइज़ कम रह जाता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बात करते हैं प्लांट ट्रांसफ़र। हल्की खेत में नमी होना चाहिए और मतलब जहाँ भी आप प्लांट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हल्की नमी होना चाहिए। और जहाँ पर आपको प्लांटेशन करना है वहाँ पर प्रति गड्ढे आपको 15-15 ग्राम NPK 12-32-16 खाद को हमको रोपाई करने से पहले हमको हल्की सिंचाई करना है। 15-15 ग्राम के हिसाब से 12-32-16 NPK खाद को देना है और हमको प्लांटेशन कर देना है। लेकिन प्लांटेशन करने से पहले हमको एक बात याद रखना है कि कई प्रकार की जो फूल गोभी होती है कई प्रकार के फंगस आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। रोपाई करने से पहले जब आप प्लांटेशन ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लांट निकालिए नर्सरी से और आपको क्या करना है, आपको 10 लीटर पानी लेना है और 200 ग्राम आपको लेना है कार्बेंडाजिम फंगिसाइड को। इनको आपको मिक्स करना है, घोल बनाना है और जड़ों को डुबा कर आपको प्लांटेशन कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका प्लांट से गलन नहीं होगा यानी रॉट किसी प्रकार की रूट रॉट की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा करेंगे प्लांट ट्रांसफ़र जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है यानी घोल बनाकर कार्बेंडाजिम फंगिसाइड से घोल बनाकर यदि आप डुबो कर प्लांटेशन करेंगे तो कोई प्लांटेशन में फंगस की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट ड्रेंचिंग। तो कृपया ध्यान दीजिए, प्लांट ड्रेंचिंग करना गोभी पर यदि आप अर्ली फार्मिंग कर रहे हैं यानी अंगेती फार्मिंग कर रहे हैं तो प्लांट ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी अप्रैल मई पर आप खेती कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप 2 से 3 प्लांट ड्रेंचिंग जरूर करें। प्लांट ड्रेंचिंग करने से ये होता है कि जो आपकी फसल है अच्छे तरीके से ठीक तरीके से जैसे ही प्लांटेशन करने के बाद ठीक तरीके से ग्रोइंग उपज उत्पादन हो पाता है। तो ड्रेंचिंग आपको किस प्रकार करना है, रोपाई से आपको जैसे प्लांटेशन कर दिए, प्लांटेशन से दूसरे या तीसरे दिन आपको क्या करना है, आपको 1000 लीटर पानी लेना है और 500 ग्राम आपको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 खाद आती है उसको लेना है, प्लस 200 ग्राम गन्ने का गुड़ लेना है। इसके अलावा 200 ग्राम हमको लेना है मैंको जैव युक्त फंगिसाइड को और 2 किलोग्राम हमको लेना है ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइजर्स को जो खाद आती है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। इन सभी को घोल बनाकर हमको क्या करना है, प्रति पौधे पर 100 मिली के हिसाब से एक पौधे पर किसी भी कप से, मग से या फिर ग्लास की सहायता से या फिर पंप की सहायता से 100 मिली के हिसाब से हमको प्रति पौधे पर पिला देना है या फिर जड़ों के पास दे देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका प्लांटेशन ठीक तरीके से आपका ग्रोइंग अच्छे तरीके से रूट पकड़ लेंगी। इसको आपको 3 बार दोहराना है। एक आपको 2 से तीसरे दिन करना है प्लांट ड्रेंचिंग मतलब रोपाई से, और सेकेंड ड्रेंचिंग आपको करना है 5वें 6वें दिन
इसी को सेम को दोहरा देना है। इसके अलावा थर्ड ड्रेंचिंग करनी है 8वें 9वें दिन, जब आपकी प्लांटेशन से 9वें 10वें दिन होती है, तो इसी को आप दोहरा दीजिए, या तो कम से कम 2 ड्रेंचिंग तो आप जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है ठीक तरीके से ग्रोइंग उपज उत्पादन होगा। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिप पर भी छोड़ सकते हैं इसी घोल कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है प्रति एकड़ पौधे की आवश्यकता। तो आपको 1 एकड़ पर 20,000 से 25,000 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। कृपया ध्यान दीजिए, कई किसान भाई 15,000 पौधे 1 एकड़ पर लगाते हैं, तो कई किसान भाई 30,000 पौधे 1 एकड़ पर लगा देते हैं। लेकिन जो सही डिस्टेंस एक्यूरेट है, आपको 20,000 से 25,000 पौधे 1 एकड़ पर लगाना चाहिए। यह डिस्टेंस बढ़िया होता है, इससे आप अच्छा खासा मुनाफा भी ले सकते हैं। कम जगह पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल गोभी को निकाल सकते हैं। बात करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। हमको लगता है प्लांटेशन की जस्ट बाद कि हमारी जो फसल ठीक तरीके से ग्रोइंग हो, तो मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बताने वाला हूं जो आप स्प्रे करके काफ़ी ठीक तरीके से अपनी फसल को ग्रोथ कर सकते हैं। टाइम आपको स्प्रे करना है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का जब आपकी फसल 30 दिन की हो और जब आपकी फसल 55 दिन की हो। तो आपको बायोबीटा लिक्विड फॉर्म में आता है। 200 ml आपको 1 एकड़ पर छिड़काव करना है 200 लीटर पानी पर, जब आपकी फसल 30 दिन की हो, और सेकंड टाइम जब आपकी फसल 55 दिन की हो तब आप स्प्रे करें पत्तों पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी फसल ग्रोथ होगी। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कीट नियंत्रण प्रकोप और उपाय, यानी कितने प्रकार के कीट आते हैं, कब आते हैं, उनको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो काफ़ी ध्यान से सुनिए। यह मुख्य रूप से कैटरपिलर यानी कटुआ इल्ली, जैसेड यानी रस चूसने वाले कीट, डायमंड वैक मोथ, इसके अलावा तंबाकू इल्ली, सेमी लूपर्स, गोप की मक्खी, सफ़ेद मक्खी और पत्तों को काटने वाले कई प्रकार के कीट होते हैं, रस को चूसने वाले कीट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको ऐसा शेड्यूल बताने वाले हैं जो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और भी तरह तरह के कीट आते हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी कीट बताए हैं ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि समय रहते हम नियंत्रण ना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए, रस चूसने वाले यदि हमारी गोभी की फसल में पत्तों को चूसने वाले कीट यानी जिसे हम सकिंग पेस्ट बोलते हैं, तो हमको क्या करना है, उसका उपाय ये है कि इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% यानी 80% WG इंसेक्टिसाइड को 150 ग्राम 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव करेंगे तो आसानी से रस चूसने वाले कीटों को आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होती है इल्लियों की। कई प्रकार की इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम समय रहते इल्लियों को, लट को, पत्तों को खाने वाली इल्लियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, फूल को खाने वाली इल्लियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, तो जो हमारी फसल है काफ़ी नष्ट के साथ साथ बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए मैं 4 दवाइयाँ बता रहा हूँ जो आपकी मार्केट में, जो आपके आसपास फर्टिलाइजर शॉप में उपलब्ध हों, तो आप उनको स्प्रे कर सकते हैं। यदि ऑर्गेनिक पर जाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में भी आपको बता दूंगा थोड़ा आगे। तो 4 दवाइयाँ बता रहा हूँ, 4 में से जो उपलब्ध हो उनका आप स्प्रे करें इल्लियों के नियंत्रण के लिए। सोमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड का एक आता है सुमी प्रेमपट नाम से ऐसी कोई दवाई आती है, जिसको 250 ml 1 एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा घरड़ा कंपनी का किंगडोक्सा इंसेक्टिसाइड आता है, किंगडोक्सा इंसेक्टिसाइड, किंगडोक्सा कार्ब, उसको 80 ml 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव कर सकते हैं, इल्लियों का नियंत्रण करती है। अदामा इंडिया कंपनी का बाराजाइड इंसेक्टिसाइड आता है, 250 ml 1 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं 200 लीटर पानी पर। या फिर अदामा इंडिया कंपनी का प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड आता है, प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड को 200 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करेंगे तो आप आसानी से इल्लियों को नियंत्रण कर सकते हैं। यदि आप इन दवाइयों के साथ क्रॉस करके कोई दवाई मिक्स करना चाहते हैं, तो जैसे सजेंटा की कराटे इंसेक्टिसाइड आती है, या फिर सजेंटा की पोलिट्रिन इंसेक्टिसाइड आती है, या फिर नागार्जुन की प्रोफेक्स सुपर आती है, तो इनको क्रॉस करके मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि इल्लियों का प्रकोप है तो आप आसानी से इनको स्प्रे करके नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या और आती है जो आप गलती करने की कोशिश ना करें। जैसे हमारी फसल, ये दवाइयाँ हैं, इनका जो डोज है मैंने बताया, तो उसके हिसाब से स्प्रे करेंगे तो नियंत्रण तो कर सकते हैं। लेकिन कोई फसल क्या, गोभी की फसल छोटी है यानी 15, 20, 25 दिन की है, तो ऐसी कंडीशन में हमको जो डोज मैंने आपको बताया है सीधा सीधा आधा करके छिड़काव कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई डोज बताया 100 ml, तो आप 100 ml, कोई फसल छोटी है गोभी की फसल, तो आप आधा मिक्स करके स्प्रे करें
तो आधा स्प्रे मान लो 50 ml स्प्रे कर सकते हैं। तो आई होप एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, कोई फसल छोटी अवस्था में होती है तो आप उसको आधा डोज को स्प्रे करेंगे तो कीटों को आप आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे और हमारी जो फसल है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं फंगस अटैक और नियंत्रण। कितने प्रकार के फंगस आते हैं पहले तो यह सुन लीजिए। आर्द्र गलन जिसे डंपिंग ऑफ भी बोलते हैं, भूरा गलन या फिर रेड सड़न यानी ब्राउन रॉट भी आती है, रेड रॉट आती है, काला सड़न पत्तियों पर काले काले रंग की जो सड़न होती है। इसके अलावा जो स्पॉट्स से रिलेटेड फंगस आते हैं, इसके अलावा ब्लाइट से झुलसा जिसे बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, इसके अलावा एंथ्रेक्नोसिस, पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यू, डंपिंग ऑफ, लीफ स्पॉट्स, स्टेम रॉट, ऐसे और भी कई प्रकार के फंगस आते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए मैं 3 फंगिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ। बोरॉन की कमी के कारण पहले तो सुन लीजिए, जो रेड जो रॉट आता है या फिर ब्राउन रॉट आता है वो बोरॉन की कमी के कारण आता है। तो बोरॉन युक्त खाद को भी देना है, खाद का शेड्यूल आगे बताने वाला हूँ। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 300 ग्राम आप 1 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं, जैसे सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगिसाइड आती है, या फिर मैंकोजेब M45 आती है, उसको 300 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा क्रिस्टल की रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड आती है, 250 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करेंगे तो आप आसानी से फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाई पूछेंगे कि हमको कब स्प्रे करना चाहिए। तो जब भी हमारी फसलों पर फंगस का अटैक दिखे तो आप स्प्रे कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट खाद का शेड्यूल। तो मैं वो आपको आवश्यक खाद का फर्टिगेशन का शेड्यूल बताने वाला हूँ। जो हमारे युवा किसान हैं या जो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह यूज़फुल है, और जो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं तो इन खाद को देकर कम से कम लागत पर भी वो फूल गोभी की, कॉलीफ्लावर की आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, रोपाई से जैसे हमारी फसल 10 दिन की होती, 10वें दिन की होती, 12वें दिन की होती है, तो हमको NPK घुलनशील खाद को 19-19 को 3 किलोग्राम लेना है, और 2 किलोग्राम हमको ह्यूमिक एसिड युक्त खाद आती है, फर्टिलाइजर्स आती है, उसको ड्रिप की सहायता से छोड़ सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से जड़ों के पास देकर आप स्प्रिंकलर सिंचाई से भी, नोजल की सहायता से भी सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल तरीके से पानी को बहा सकते हैं। इसके अलावा बात आती है जैसे ही हमारी फसल रोपाई से प्लांटेशन से 20वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 1261-0 खाद को लेना है 4 किलोग्राम, और 5 किलोग्राम हमको लेना है सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद को ड्रिप पर छोड़ देना है, या फिर सिंपल तरीके से छोड़कर पानी चला देना है, जड़ों के पास देकर पानी चला देना है। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल रोपाई से 30वें दिन की होती है, 30 दिन की होती है, तो 3 किलोग्राम हमको सल्फर युक्त खाद लेना है, और हमको 4 किलोग्राम लेना है 05234 NPK घुलनशील खाद को लेकर ड्रिप पर या फिर सिंपल तरीके से जड़ों पर देकर पानी चला देना है। इसके अलावा किसान भाइयों जैसे ही हमारी फसल लगभग 40 दिन की होती है तो हमको 10 किलोग्राम हमको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर्स, और जिंक युक्त खाद लेना है हमको 5 किलोग्राम। इनको लेकर ड्रिप पर छोड़ देना है, या फिर सिंपल तरीके से जड़ों के पास देकर पानी चला देना है। इसके अलावा किसान भाइयों जैसे ही हमारी फसल 55 दिन की होती है तो हमको अंतिम खाद देना है 8 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर वाली, और 20 किलोग्राम यूरिया लेकर इन खादों को देकर पानी चला देना है, और हमको NPK खाद 13-40-13 को भी 4 किलोग्राम लेकर मिक्स करके हमको जड़ों के पास या फिर ड्रिप पर छोड़कर पानी चला देना है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अंतिम खाद जैसे हमारी फसल 55 दिन की होती है 8 किलोग्राम हमको सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम यूरिया, इसके अलावा 4 किलोग्राम NPK 13-40-13 घुलनशील खाद को लेना है, और हमको ड्रिप पर या फिर सिंपल तरीके से देकर पानी चला देना है। देखिए यह अंतिम खाद थी। हमारी जो फसल है रोपाई से प्लांटेशन से जस्ट लगभग 70 से 80 दिनों पर तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी का चयन कर रहे हैं, बट जो मैंने वैरायटी बताई है 60 से 70 दिनों पर, मैक्सिमम 75 दिनों पर आपकी जो कॉलीफ्लावर की फार्मिंग है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी फूल की कटाई के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आवश्यकता अनुसार ही खाद को दिया जाना चाहिए, यानी फसल को पहले देखा जाता है कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, या फिर सल्फर की कमी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। ये बात आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हमारी गोभी की फसल में आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए, यानी कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसके अकॉर्डिंग ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। यदि हमारी फसल ठीक तरीके से हरी भरी है, ग्रोइंग ठीक तरीके से हो रहा
रहा है तो जो फर्टिगेशन कम मात्रा में करना चाहिए। जो मैंने आपको डोज बताया फर्टिगेशन का, उसको आप कम भी कर सकते हैं यदि आपकी फसल अच्छी हरी भरी है। यदि आपकी फसल हरी भरी नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। अब बात आती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी पौधे से पौधे के एक्यूरेट जो मतलब डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। आपको पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना चाहिए और लाइन से लाइन की भी दूरी आपको 1 फीट रख सकते हैं। इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया है 1 फीट लाइन से लाइन की दूरी और कतार से कतार की दूरी 1 फीट, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट है कि आप निराई गुड़ाई 2 बार करवा दें। लगभग आप 20 से 25 दिन की फसल हो और लगभग 50 दिन की जब फसल हो, आप निराई गुड़ाई 1 से 2 बार आप जरूर कराएं। तो खरपतवार नाशक को स्प्रे ना करें, बढ़िया रहेगा। जो मैंने आपको बताई निराई गुड़ाई मजदूरों की सहायता से आप करवा सकते हैं। अब बात आती है जो हमारी लगभग गोभी की फसल है। देखिए 20 से 25 दिनों पर आप नर्सरी तैयार कर पाते हैं और लगभग ट्रांसप्लांट से यानी रोपाई प्लांटेशन करने के बाद से हमारी फसल लगभग 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। तो 80-90 दिनों में यह पूरी फसल 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ फसल ऐसी है, कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो लंबा टाइम लेती हैं। लेकिन जो मैंने वैरायटी बताई हैं, आप वैरायटी पर स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि जो फूल है इसका फूल का जो साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फूल का साइज़ मैक्सिमम 2 किलो 3 किलो से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं तो बताता हूँ कि 1.5 किलो 2 किलो से आसपास का ही फूल रहना चाहिए गोभी का। ये मार्केटिंग करने में थोड़ा सा ठीक रहता है। तो 60 से 70 दिनों में यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो ऊपर से पत्तों की छटाई करनी रहती है। तो पत्तों की छटाई आप फूल से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर से ही पत्तों की आप छटाई करनी चाहिए। अधिक धूप पर, जैसे अधिक टेम्परेचर है, मौसम परिवर्तन हो रहा है और आपकी फसल 50 दिन की है, 40-50 दिन की है, तो पत्तों को ऊपर से आप मोल्ड कर दीजिए और रबड़ की सहायता से उनको बांध भी देंगे तो आपके जो फूल हैं काले नहीं पड़ेंगे, रंग विहीन नहीं होंगे। तो ऐसा आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गोभी की फार्मिंग कर पाएंगे। आपको एक समय लगभग जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो तो आपको एकदम वाइट फूल रखने के लिए बोरॉन को स्प्रे कर सकते हैं। जैसे B20 आती है, आपको 300 ग्राम 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर बोरॉन को भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और आपकी जो फसल है हरी भरी रहे और आपकी फसल पर फंगस ना आए तो आप 10-10 दिनों के अंतराल पर भी मैंकोजेब फंगिसाइड को या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड को भी स्प्रे करते रहेंगे। तो जो फूल हैं आपके रंग विहीन नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, सबका साइज एक सा आएगा। NPK घुलनशील खाद को मैंने बता दिया, इन खादों को दें। किसान भाइयों, जो NPK घुलनशील खाद होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, हमारी जो गोभी की फसल होती है हरी भरी रहती है, फूल का साइज काफ़ी अच्छा आता है। तो NPK घुलनशील खाद को हमको जरूर देना चाहिए। और स्पेशल फूल गोभी की फसल पर स्पेशल जो जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की काफ़ी बड़ी मात्रा पर प्रारंभिक अवस्था में ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा खेती यदि आप करेंगे, स्पेशल यदि आप अप्रैल पर, मई पर और जून के प्रारंभिक सप्ताह पर नर्सरी या फिर फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो काफ़ी देख रेख की, सुरक्षा, सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। तो समय समय पर आप फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहें। और जो मैंने फर्टिगेशन बताया, इसके अकॉर्डिंग यदि आप फर्टिगेशन करेंगे तो आप सफलतापूर्वक फूल गोभी की खेती कर पाएंगे। यदि किसान भाइयों बात की जाए प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता, तो 1 एकड़ में लगभग 150 से 160 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। अब कई किसान भाई कम या फिर ज़्यादा डिस्टेंस करते हैं तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डिस्टेंस है कम ज़्यादा के कारण सीड्स की रिक्वायरमेंट भी कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बीज की बुआई करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफ सीजन में थोड़ा सा अप्रैल, मई और जून महीने पर थोड़ा सा सीड्स की ज़्यादा बुआई करें, क्योंकि थोड़ा सा सीज़न ऑफ माना जाता है। तो इस कंडीशन में देख रेख की भी, सुरक्षा सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार जो मैंने आपको फार्मिंग बताई A to Z संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सफलतापूर्वक आसानी से खेती कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पर यदि आप जाना चाहते हैं तो नीम का काढ़ा बनाकर भी, उसमें गौमूत्र मिलाकर भी आप स्प्रे करेंगे तो सफलतापूर्वक आप खेती करके इंसेक्ट को, कीटों को नियंत्रण कर पाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से। तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में कुछ सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल या अपने सुझाव लिख के भेज सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।